Hello, good morning, friends. I think your preparation is going well. Myself, Sudhanshu. Welcome to Conceptual Classes. In this video, we will talk about biomagnification, biodegradation, viral and bacterial fungicides, or viral and bacterial pesticides, disease of the farm animals, and their management. This is the last part of the video of the third parts, last group D. So most of the topics, whatever we have covered earlier, we studied about the harmful effect of the pathogens. Means अभी तक जितना भी पढ़ाई की है उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी का जितना भी हार्मफुल इफेक्ट है, वायरस ये करता है, बैक्टीरियल डिजीज ऐसा होता है, बैक्टीरियल डिजीज ये करता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजफुलनेस, कुछ माइक्रोब्स है, उसका यूजफुलनेस क्या है हमारे डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उसके बारे में बात करेंगे। So let us start first from biomagnification. बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन ऑल्सो नोन एज, इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इट इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल्स in the tissue of organism at successively higher levels in a food chains. This increase can occur as a result of persistence, food chain energetics, and low or non-existent rate of internal degradation. इसको नटसेल में हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल्स का, वो केमिकल्स टॉक्सिक हो सकता है, टिश्यू के में जमा हो जाना। अगर मान लो कि कोई भी फूड चेन है, फूड चेन का मतलब एक प्रोड्यूसर हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, एक प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया और टॉप कंज्यूमर हो गया। तो अगर कोई प्रोड्यूसर में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है फूड लेवल में भी या फूड चेन में, तो उसके अल्टरनेट मीन सेकंड कंज्यूमर में या उसके आगे वाले कंज्यूमर में उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। जैसे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, क्या होता है कि अगर एक माइक्रोन का सब्सटेंस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको बढ़ा के 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का बना के मैं साइज को बढ़ा के दिखाता है। सेम उसी तरीके से अगर किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन फूड चेन में इंक्रीजिंग लेवल पे बढ़ते जाए उस पूरे फेनोमेना को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। सो दिस डेफिनेशन यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन। इस बायो मैग्निफिकेशन का कॉज क्या है, क्या होता है? सबसे पहला है परसिस्टेंस, वेयर द सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय इन्वायरमेंटल प्रोसेस। जैसे हम खेत में पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, जो भी उसमें पॉइजनस सब्सटेंस है वो इन्वायरमेंटल प्रोसेस में इन्वायरमेंट के का जो प्रेशर है, लाइट, हीट, प्रेशर, उससे डिग्रेड नहीं होता, उससे टूट नहीं पाता है, और जिसके चलते वो जमा हो जाता है प्लांट और एनिमल के टिश्यू में। इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस। दूसरा रीजन है फूड चेन एनर्जेटिक्स, where the substance concentration increases progressively as it moves up in a food chain. जैसे हम एग्जांपल में देखें, दिस इज योर प्रोड्यूसर, ये हमारा प्रोड्यूसर है किसी फूड चेन में, जहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं और हर्बिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। इस प्रोड्यूसर को, इस घास को खाने वाला, देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स, इस घास को कौन खाता है? इंसेक्ट। अगर मान लो कि यहाँ पे 1 मिलीग्राम, एक प्लांट में 1 मिलीग्राम का पेस्टिसाइड्स है और एक कीड़ा 100 प्लांट को खाता है, तो एक एक ग्राम 100 मिलीग्राम इस इंसेक्ट में चला गया। फिर इस इंसेक्ट को खाने वाला कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है जो इस इंसेक्ट को खाता है। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर मान लो कोई रैट्स हो गया, कोई भी रैबिट्स हो गया, ये अगर इसको खाता है, तो अगर ये 100 इंसेक्ट को खाता है तो 100 into 100 मीन्स 1000 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम पेस्टिसाइड्स इस सेकेंडरी कंज्यूमर के बॉडी में चला गया। फिर इसको खाने वाला एक टर्शियरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर इसको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं। अगर ये 10 ऐसे एनिमल्स को खा रहा है तो फिर 10 एनिमल इसके बॉडी में 10 ग्राम, मीन्स जैसे जैसे कंज्यूमर इसका लेवल बढ़ेगा, कंज्यूमर का लेवल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इंसेक्टिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का या उस केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अगर हम एक्वेटिक सिस्टम में बात करें तो वाटर में हम लोग बहुत सारा फिश का जहाँ कल्टिवेशन करते हैं उसमें भी हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। उस वाटर में का जो सबसे फर्स्ट कंज्यूमर होता है या प्रोड्यूसर होता है उसमें फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन मीन्स एल्गी, जो प्लांट में, जो वाटर में फोटोसिंथेसिस करता है। उस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला होता है जू प्लैंक्टन, मीन्स विच फीड अपॉन द प्लांट स्पीसीज।
तो अगर जो फाइटोप्लैंक्टन में वो बायोकेमिकल्स या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड एंटर करता है तो वहां से चला जाएगा जू प्लैंक्टन में। जू प्लैंक्टन को खाने वाला कुछ स्मॉल फिशेस होती है, स्मॉल फिशेस इस जू प्लैंक्टन को खाएगी, इसके अंदर में ज्यादा पेस्टिसाइड्स होगा। फिर इसको खाने वाली लार्ज फिशेस होती है, जो बड़ी मछली होती है जो स्मॉल फिशेस को खाती है, तो इसके बॉडी में इसके कंपेयर में ज्यादा पेस्टिसाइड्स या केमिकल कंसंट्रेशन होगा। फिर इसको खाने वाला कोई बड़ी मछली को खाने वाला कोई बर्ड्स या हम लोग होते हैं। तो अल्टीमेटली जो पेस्टिसाइड्स या जो पॉइजनस सब्सटेंस वाटर में हम लोग स्प्रे कर रहे हैं वो फिश के थ्रू फर्दर हमारे बॉडी में आ जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशंस। इस पूरे जो केमिकल्स है इसको हम दो ग्रुप में है डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं पीओपी या उसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, और सेकंड होता है मेटल्स। हैवी मेटल्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो है खेत में कोई है इसका पेस्टिसाइड से स्प्रे करते हैं उसमें मेटल्स का भी यूज किया जाता है, हैवी मेटल्स का, जैसे ब्रोमीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, जो कि इसको पैथोजेंस के लिए और इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल होता है। तो दो ग्रुप है, एक है पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स और पॉल्यूटेंट्स, और सेकंड हो गया टॉक्सिक मेटल्स। लेकिन सबसे दुख की बात है कि बोथ पीओपी एज वेल एज टॉक्सिक मेटल्स आर लिपोफिलिक। लाइपोफिलिक का मतलब क्या होता है कि विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स लिपिड, जो हमारे बॉडी में फैट टिश्यू होता है जहाँ पे फैट जमा होता है उस फैट टिश्यू में वो जमा हो जाता है। फिलिक का मतलब होता है लव, जो फैट से लव करके, और हमारे बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है या एनिमल्स के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है उस एडिपोज टिश्यू के अंदर में वो सारा का सारा केमिकल्स पीओपी एज वेल एज हैवी मेटल्स जमा हो जाता है और इजिली उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, वो जमा का जमा रह जाता है, प्लांट मर जाता है, एनिमल मर जाता है, फिर से वो इन्वायरमेंट में आ जाता है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है। तो पीओपी का हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, जिसको हम डाइक्लोरोडाइथाइन टेट्राक्लोरोइथेन बोलते हैं, आजकल मॉस्किटो के कंट्रोल में किया जाता है। हेक्साक्लोरोबेंजीन होता है, पीसीबी हो गया, टॉक्साफेन हो गया, मोनोमिथाइल मर्क्यूरेट हो गया। सो दीज आर द पीओपी मीन्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। उसके अलावा जो हैवी मेटल्स होता है उसमें मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये भी बायोमैग्निफिकेशन का प्रॉपर्टी शो करता है। मेन कारण क्या होगा बायोमैग्निफिकेशन का? एक हो गया परसिस्टेंस, मीन्स जो भी केमिकल्स हुआ पीओपी और हैवी मेटल्स उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ। दूसरा फूड चेन एनर्जेटिक्स, हमारा जो फूड चेन ऐसा बना हुआ है कि एक लेवल से दूसरे लेवल ऑफ फूड चेन में वो केमिकल्स जमा होने लगता है। थर्ड इज लो और नॉन एग्जिस्टेंट रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफन ड्यू टू वाटर इनसॉल्युबिलिटी। जो भी सब्सटेंस होते हैं चाहे वो पीओपी हो गया या हैवी मेटल्स हो गया, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन फैट में सॉल्युबल होता है। हमारे बॉडी के अंदर में अगर वो जो सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। एनिमल्स में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, प्लांट्स में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, जो वाटर सोल्यूबल पॉइजन्स है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जितना भी यूरिया हो गया या अमोनिया हो गया जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सपोज होकर के बाहर निकल जाता है, लेकिन जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है जिसको एडिपोज टिश्यू में जमा होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है और वो जमा होने लगता है, और उसका एक सर्टेन लेवल जैसे 2.5 मिलीग्राम या 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ द पर लीटर ऑफ द ब्लड होने के बाद वो टॉक्सिक हो जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेडेशन मीन्स तोड़ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प के द्वारा ब्रेक करने वाले प्रोसेस को या उसको डिसइंटीग्रेट करने को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बायोडिग्रेडेशन इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मटेरियल्स बाय बैक्टीरिया, फंजाई और अदर बायोलॉजिकल मीन्स। बायोलॉजिकल मीन्स कुछ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है, ब्रायोफाइट्स भी हो सकता है, इवन प्लांट्स भी हो सकता है। देयर आर सम plants which also biodegrade the materials। अब होता है कि इसका यूज क्या है, क्या जरूरत है बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस को किसी भी मटेरियल्स को ब्रेक करने? इसका यूज आजकल जो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का एक पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। द टर्म इज ऑफन यूज इन रिलेशन टू बायोमेडिसिन, वेस्ट मैनेजमेंट, इकोलॉजी एंड बायोरिमेडिएशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, आजकल सुना है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहे हैं, गंगा का पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है, इंडस्ट्री को बंद करने जा रही है गवर्नमेंट। जो सॉइल है, सॉइल में भी पोल्यूशन होते जा रहा है।
इसका रीजन क्या है कि जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री से वेस्ट निकल रहे हैं, वो डायरेक्टली हम वाटर और सॉइल में मिक्स करते जा रहे हैं, जिसके चलते इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है और इन्वायरमेंट पॉल्यूट होते जा रहा है। उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम जाते हैं बायोडिग्रेडेशन में। It is now commonly associated with environmentally friendly products capable of decomposing back into the natural elements. में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और कोई भी माइक्रोबियल मेथड से ब्रेक डाउन करके और उसको बहुत इजीली डिकम्पोज कर देते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो इन्वायरमेंट पे सबसे कम इफेक्ट डाले। Although often conflated, biodegradable is distinct in meaning from compostable. While biodegradable simply means can be consumed by microorganism, compostable makes a specific demand over object breakdown under composting condition. अब दो कन्फ्यूजन होता है, एक होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट में भी हम वही करते हैं, कंपोस्ट जब बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंस को माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रेक करके उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि उसको प्लांट एब्जॉर्व करता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। कंपोस्ट बनाना और बायोडिग्रेड करना, दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपोस्ट में ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, बट उसका पर्पस क्या होता है कि टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। लेकिन बायोडिग्रेडेशन में प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इसलिए ब्रेक किया जाता है जिससे कि वो इन्वायरमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट डाले, मिनिमम हार्म पहुंचाए। तो डिफरेंस हो गया कंपोस्टिंग में और बायोडिग्रेडेशन में। ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैन बी डिग्रेडेड एरोबिकली विद ऑक्सीजन और एनएरोबिकली विदाउट ऑक्सीजन। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको एरोबिक डिग्रेडेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो उसको एनएरोबिक बोलेंगे। Decomposition of biodegradable substance may include both biological और abiological step। मीन्स बायोटिक भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई के अप्लाई करके हम उसको डिग्रेड कराते हैं। कभी कभी एबायोटिक का मतलब कोई केमिकल डाल दिए, कोई एंजाइम डाल दिए, कोई फैक्टर्स डाल दिए, जिससे वो डिग्रेड हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल मैटर इज जनरली ऑर्गेनिक मटेरियल। जनरली हम ज्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड कराते हैं, कहीं कहीं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी कराया जाता है। दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म। और वह जो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को जब ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एंड दैट न्यूट्रिएंट्स आर फर्दर यूज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को ब्रेक कर रहा है, वही माइक्रोऑर्गेनिज्म्स उस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है अपने सर्वाइवल के लिए। There are so numerous and diverse that a huge range of compounds of the biodegradable include hydrocarbons हो गया, polyaromatic hydrocarbon हो गया, polychlorinated biphenyl PCB हो गया। इस तरह का जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, जैसे ओएनजीसी या किसी भी ऑयल इंडस्ट्री में या हाइड्रोकार्बन का इंडस्ट्री है, या जहाँ पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे इस तरह कॉम्प्लेक्स हार्मफुल सब्सटेंस वेस्ट के रूप में निकलते हैं और इसको हम बायोडिग्रेड करा के सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज ऑल आर अबाउट बायोडिग्रेडेशन। अब होता है बायोडिग्रेडेशन हम डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं। इसका बहुत सारा नाम, कहीं बायो रिमेडिएशन आता है, कहीं बायो सरफेक्टिंग आता है, कहीं बायो स्टिमुलेशन आता है, कहीं बायो वेंटिंग आता है। तो इस तरह का डिफरेंट, एक ही बायोडिग्रेडेशन का डिफरेंट फॉर्म्स हो सकता है। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इन सिटू बायो रिमेडिएशन और एक होता है एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन। इन सिटू का मतलब इन मीन्स इनसाइड, इनसाइड का मतलब एट देयर नेचर, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जहां पे हो रहा है वहीं पे करते हैं। इसमें हम बायो वेंटिंग करते हैं, इन सिटू बायोडिग्रेडेशन करते हैं, बायो स्टिमुलेशन करते हैं, बायो स्पार्जिंग करते हैं, बायो ऑगमेंटेशन करते हैं और नेचुरल एटेन्यूएशन करते हैं। एक्स सिटू का मतलब क्या हो गया कि हम लैब में लाके करते हैं। जैसे लैंड फार्मिंग हो गया, हम किसी लैंड में जहाँ पे किसी लैंड में अगर वहाँ पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन ज़्यादा है और किसी इन्वायरमेंट में उस पॉल्यूटेंट ज़्यादा है, तो वो माइक्रोब्स उस पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर सकता है। हम कंपोस्टिंग करते हैं, अपने से खाद बनाते हैं गोबर से, ये भी एक बायोडिग्रेड रिमेडिएशन का पार्ट होगा। बायोपाइलिंग करते हैं, बायो रिएक्टर्स बनाते हैं। केमिकल डिग्रेडेशन कैन अकर wherever water is present in the soil। जहां जहां वाटर देखते हो कि वाटर हम लोग हर्बिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर करके वाटर को पॉल्यूट कर दे रहे हैं। मीन्स वाटर हमारे कंज्यूम करने के लिए नहीं बच रहा है। जो भी हम हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, वो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होकर कहाँ चला जाता है, सॉइल वाटर में मिल जाता है। वो वाटर हमारे कंजम्पशन में यूज नहीं होता है और वाटर टेबल हमारा डे बाई डे घटते जा रहा है। मीन्स
कुछ दिन में ऐसा समय आएगा कि वाटर अवेलेबल नहीं रहे ड्रिंकिंग के लिए। उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी वाटर जो कि पॉल्यूटेड वाटर है, उस पॉल्यूटेड वाटर को हम फिर से बायोडिग्रेड करते हैं, उसको माइक्रोब्स का एप्लीकेशन करते हैं, और जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसमें जो हैवी मेटल्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया और पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गया, उसको कंज्यूम करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो वाटर पॉल्यूटेड वाटर से कन्वर्ट हो जाता है ड्रिंकेबल वाटर में, वाटर फिर से हम ड्रिंक कर सकते हैं। तो ये हो गया बायो डिग्रेडेशन का डिफरेंट यूज। अब नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में हम सेकंड वीडियो इसके पहले जो माइक्रोबियल डिजीज बताए थे उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे आखिर बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल का, और इसका एग्जाम्पल्स क्या है। हम बेसिकली इसका डेफिनेशन देते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स, माइट्स, वीड्स एंड प्लांट डिजीज यूजिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी को बीमारी हो गया तो कोई दवाई दे दो, कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर दो, कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर दो, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे किसी भी डिजीज को करे, डिजीज नहीं कहा के, किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। पेस्ट और डिजीज में डिफरेंस क्या है? पेस्ट का मतलब जो भी लिविंग थिंग्स जो हार्म पहुंचाए, इसमें इंसेक्ट्स भी हो सकता है, माइट्स भी हो सकता है, वीड्स भी हो सकता है और प्लांट डिजीज भी हो सकता है, जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो। उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम सम डिफरेंट बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करते हैं, और वह बायोलॉजिकल एजेंट उस इंसेक्ट, पेस्ट, माइट्स, वीड्स, प्लांट पेस्ट डिजीज को कंट्रोल कर लेता है, उसके पॉपुलेशन को डाउन कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसका मेन जो कंसेप्ट होता है उसमें हम जानते हैं प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, हर्बीवोरी एंड अदर नेचुरल मैकेनिज्म। कोई भी इसमें आर्टिफिशियल स्प्रे ऑफ द केमिकल्स या इस तरह का बात नहीं होता है। इसमें नेचुरल मैकेनिज्म जो भी है, जैसे प्रीडेशन का मतलब क्या होता है? शिकार करना। एक इंसेक्ट किसी दूसरे इंसेक्ट को खा रहा है, एक इंसेक्ट किसी पैथोजेंस को खा रहा है, इसको बोलते हैं प्रीडेशन। पैरासाइटिज्म क्या हो गया? जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, वो एग लेइंग कर दिया किसी पैथोजेंस पे, वहां पे उसका एक हैच किया, लार्वा बना, और जिस जहां पे हैच किया उस ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर दिया। हर्बीवोरी का मतलब हो गया कोई वीड्स है, उस वीड्स पे कोई दूसरा पैथोजेंस या कोई दूसरा कीड़ा आ गया और उस वीड्स को पूरा खा गया, उसको हर्बीवोरी। मीन्स जो भी नेचुरल मोड ऑफ लिविंग है, उस नेचुरल मोड ऑफ लिविंग को या नेचुरल मोड ऑफ लाइवलीहुड्स को यूज करके हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द पेस्ट, इंसेक्ट्स, माइट, वीड्स और प्लांट को कंट्रोल करते हैं। These all are called biological controls. Means use of biological control to manage the pest population in the plant as well as animals also. अब होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है। सबसे पहले टर्म दिया था, इसको याद रखना है, कभी कोई ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। हैरी स्मिथ जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का कंसेप्ट दिया था, किस किस लिए दिया था? इन द कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पॉपुलेशन। उस समय इंसेक्ट का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन था और इंसेक्ट बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को हार्म पहुंचा रहा था, इसलिए हैरी स्मिथ सबसे पहले इंसेक्ट कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज किया था। लेकिन आज के डेट में बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज केवल इंसेक्ट के लिए ही नहीं, बल्कि वीड्स के लिए, पैथोजेंस के लिए, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए, सबके लिए यूज होता है। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ए पॉपुलेशन लेवलिंग प्रोसेस इन विच पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज लोअर द नंबर ऑफ अनदर्स। मीन्स एक ऐसा पॉपुलेशन लेवलिंग प्रोसेस। पॉपुलेशन लेवलिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? किसी एक ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ा दें और दूसरे ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को घटा दिए। इन विच पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज लोअर द नंबर, मीन्स अगर एक स्पीशीज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे स्पीशीज पे फीड करता है या किसी दूसरे स्पीशीज पे पैरासाइट बन के रहता है, तो उस स्पीशीज का यूज करके हम किसी हार्मफुल स्पीशीज को कंट्रोल कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब होता है कि इसका यूज क्या जरूरत है इस बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करने के लिए। तो इसके लिए हमको केमिकल पेस्टिसाइड्स में क्या क्या नेगेटिव्स है और बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स में क्या क्या पॉजिटिव है वो देखना है। केमिकल पेस्टिसाइड्स में जनरली देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर ओनली यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इम्प्लीकेटेड इन इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स। इकोलॉजिकल का मतलब जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स होता है वो कुछ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है जो हमारे नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सबके को पता है,
कि जो भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो सॉइल में, वाटर में जमा हो जाता है, वो डिग्रेड नहीं होता है, और जिसके चलते इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होते जा रहा है, जो कि आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ह्यूमन हेल्थ, अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है तो ह्यूमन भी उसी वाटर को, पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम कर रहा है, पोल्यूटेड सॉइल से जो क्रॉप्स आ रहा है उसको कंज्यूम कर रहा है, जिसके चलते ढेर सारा बीमारी भी पैदा ले रहा है, नया नया फंगस का या बैक्टीरिया का स्ट्रेन पैदा हो रहा है, और वह फंगल, बैक्टीरियल और वायरल स्ट्रेन नया नया बीमारी को पैदा कर रहा है। सो ह्यूमन हेल्थ भी इफेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, और इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद रिक्वायर ईयरली ट्रीटमेंट, जो भी केमिकल पेस्टिसाइड देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक बार गेहूं में पेस्टिसाइड दे दिए तो लाइफ टाइम उसको कंट्रोल करेगा। इस बार गेहूं में दिए अगर 1 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो अगले साल में हो सकता है 1.25 लीटर देना पड़े, उसके अगले साल में 1.5 लीटर। मीन्स डे बाय डे अगर हम डोज नहीं बढ़ाएंगे तो उस पेस्टिसाइड्स का कोई यूज नहीं रह जाएगा। जैसे अभी देखते हो कि कोई क्वाइल जला रहे हैं, कोई ऑल आउट यूज कर रहे हैं, तो एक ही कंपनी का एक क्वाइल से ऑल आउट यूज करने से 1-2 महीना 4 महीना के बाद फिर क्वाइल जलते रहता है, ऑल आउट जलते रहता है, और मॉस्किटो काटते रहता है। ये इफेक्ट है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, कि डे बाय डे हमको उसका ये डोज एज वेल एज कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है केवल टारगेटेड को नहीं मारता है। अगर हम खेत में पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो कीड़ा लग रहा है उसी को मारा है, कुछ यूजफुल माइक्रोब्स को भी मार देता है, कुछ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स के लिए यूजफुल है, जो प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, जैसे राइजोबियम हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, फंगल जो फास्फोरस, फंजाई जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, उसको भी किल करता है। तो जो सॉइल का नेचुरल इकोसिस्टम है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। लेकिन वही अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल यूज करते हैं, तो कोई भी प्रीडेटर्स है वो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक नहीं है। अब कोई इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खा रहा है, उससे ह्यूमन को कोई इफेक्ट नहीं है, इकोलॉजी पूरा मेंटेन रहा, कभी भी वाटर कंटामिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार वो फील्ड में हम उसका पॉपुलेशन स्टेब्लिश हो गया, जैसे मान लो एक बार हम प्रीडेटर्स को रिलीज कर दिए, कोई धान का खेत है उसमें बहुत सारा कीड़ा लगा हुआ, उसमें एक ऐसा कीड़ा को इंट्रोड्यूस कर दिए कि जो उस कीड़ा को खाने लगा, मैंने उस पर फीड कर रहा है, तो क्या हुआ, एक बार उसका पॉपुलेशन बन जाएगा तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वो जो भी उसका पेस्ट लगेगा उसको किल कर देगा, उसको खा जाएगा। मीन्स केवल एक बार साल में रिलीज कर दें, उसका पॉपुलेशन स्टेब्लिश कर दें, फिर वो लाइफ टाइम के लिए सोल्यूशन मिल जाता है। होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम अगर हार्मफुल इंसेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूजफुल इंसेक्ट भी मरे। अगर हम राइजोबियम के लिए, सॉरी, अगर हम उसको साइटो, जैसे मान लो कोई धान का कोई बीमारी है, बीएलबी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, अगर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए कर रहा है तो बीएलबी को ही मारेगा, किसी दूसरे पैथोजेंस को टच नहीं करेगा। अगर धान में कोई बोरर लग रहा है या कोई वर्म लग रहा है जो खा जा रहा है, तो अगर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो किस केवल उस बोरर और वर्म को ही खाएगा, कभी भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यूजफुल इंसेक्ट को ये टच नहीं करता है बायोलॉजिकल पे, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसके बाद आता है कि मैकेनिज्म, आखिर बायोलॉजिकल कंट्रोल करने में तो बहुत अच्छा है कि आसान है कि बायोलॉजी किसी भी इंसेक्ट को अप्लाई कर दिए और वो किल कर दिया, पैथोजन पेस्ट को कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही प्रिकॉशन लेके इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो कुछ 2-4 मैकेनिज्म्स है जिसके द्वारा ये कंट्रोल करता है पैथोजेंस को या पेस्ट को। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं एंटीबायोसिस। एंटी मीन्स अपोजिट, बायोसिस मीन्स लिविंग। क्या होता है एंटीबायोसिस? इनहिबिशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक्स। मीन्स अगर हम किसी ऐसे पैथोजेंस का रिलीज करते हैं, फील्ड में एप्लीकेशन करते हैं, जिससे कि उससे कुछ एंटीबायोटिक निकले और वो एंटीबायोटिक डिफ्यूज होकर के या एब्जॉर्ब होकर के पैथोजेंस या पेस्ट के बॉडी में एंटर कर जाए और उस पेस्ट या पैथोजेंस का किलिंग हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीबायोसिस। अगर एंटीबायोटिक्स जानते हो कि एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन, उसी से रिलेटेड एंटीबायोसिस भी है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कम इन सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। जितना भी फंजाई है या कुछ बैक्टीरिया है, सारा एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है। उसी एंटीबायोटिक का यूज हम कर देते हैं उसी पैथोजेंस को मारने के लिए। जैसे हम इसका एग्जांपल देते हैं, ज्विटरमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है जो कि बैसिलस सीरीशियस से प्रोड्यूस होता है, और इसको हम फाइटोप्थोरा जो फंजाई है उसको कंट्रोल। फाइटोप्थोरा क्या होता है? जितना भी रूट रोट या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हम पिछले लेक्चर में बताया था कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ज्विटरमाइसिन
जो कि बैसिलस सीरीशियस से यूज प्रोड्यूस होता है, हम यूज करते हैं। तो एक पहला मैकेनिज्म हो गया एंटीबायोसिस। दूसरा होता है न्यूट्रिएंट कंपटीशन। न्यूट्रिएंट कंपटीशन का मतलब क्या हो गया? कंपटीशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर एक ही फील्ड में कुछ पेस्ट भी ग्रो कर रहा है और उसी में हम कुछ पैथोजन यूजफुल या बायो कंट्रोल एजेंट को भी अप्लाई कर दे, तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स पेस्ट के लिए अवेलेबल था, जो न्यूट्रिएंट्स वीड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए अवेलेबल था, उस न्यूट्रिएंट्स में से जो अप्लाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अप्लाइड बायो कंट्रोल एजेंट है, वो भी शेयर करेगा। तो शेयरिंग जब होगा तो क्या होगा? आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो जो पेस्ट पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, क्योंकि सोर्स तो लिमिटेड है लेकिन कंज्यूमर अनलिमिटेड हो जाता है, और दोनों के बीच कंपटीशन होता है। जो फास्ट फीड करता है वो सरवाइव करता है, और पेस्ट ये कर जाता है, डाई कर जाता है, किल हो जाता है। इसका एग्जांपल है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, विटकस प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ब्लोच बाय कंपेयरिंग विद स्यूडोमोनास टोलासी। स्यूडोमोनास टोलासी जो है एक डिजीज कॉज करता है प्लांट में, लेकिन अगर हम वहीं पे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है कि इसके कंपेयर में, टोलासी के कंपेयर में, फ्लोरोसेंस हेवी फीडर होता है। हर एक चीज के जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, उसको ये ज्यादा तेजी से कंज्यूम कर लेता है, और इसके लिए जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स और रिसोर्सेज को अनअवेलेबल कर देता है, और अल्टीमेटली उसको फीड से एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। सो न्यूट्रिएंट का कंपटीशन करा के हम पैथोजेंस को या पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा मेथड्स है डिस्ट्रक्टिव माइको पैरासाइटिज्म। डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया बर्बाद कर देना, माइको का मतलब फंजाई, पैरासाइटिज्म का मतलब न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन। द पैरासाइटिज्म ऑफ वन फंगस बाय अनदर, मतलब एक फंजाई दूसरे फंजाई पे पैरासाइट बन जाता है। इस तरीके से करके भी हम पैथोजेंस को या पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है दो पैथोजेंस का, दो फंगस का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, उसमें से सेल वॉल का डिग्रेड करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस होगा, और इस तरह के जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस है, जो डिजीज कॉजिंग फंजाई है, उसको दूसरे फंजाई के द्वारा किल कर लिया जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा हार्जियनम। ये बहुत न्यूज में भी रहता है, बहुत फील्ड में भी सुने होंगे, दुकान पे भी जाकर बोलोगे ट्राइकोडर्मा चाहिए तो दे देगा। ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम एक बायोट्रिक के नाम से आता है। इसको हम जितना भी पैथोजेनिक फंगस है, जो फंगल डिजीज होता है सीड में, सीड बॉर्न डिजीज, जैसे रूट रॉट हो गया, उसके बाद रस्ट हो गया, स्मट हो गया, बहुत सारा प्लांट में डिजीज होता है जो कि सीड ट्रीटमेंट कर देने से कंट्रोल हो जाता है। तो किसी भी सीड को अगर हम ट्राइकोडर्मा हार्जियनम से ट्रीट कर दें, बायो जिसका ट्रेड नेम बायोट्रिक होता है, तो उसमें जितना भी सीड बॉर्न फंगस है या पैथोजेनिक फंगस है वो किल हो जाता है, फिर उसमें सीड बॉर्न डिजीज होने का चांसेस ना के बराबर हो जाता है। एक तीसरा मैकेनिज्म हो गया डिस्ट्रक्टिव माइको पैरासाइटिज्म। तो ये तीन तरह का मैकेनिज्म होता है जिससे हम पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब होता है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल बायो कंट्रोल्स। कहने में तो आसान है कि उसको फील्ड में रिलीज कर दिए, लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशन भी है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? हाईली इफेक्टिव बायो कंट्रोल स्ट्रेंथ मस्ट बी ऑब्टेन्ड और प्रोड्यूस, बी एबल टू कम्पीट एंड परसिस्ट। सबसे पहले क्या है कि जो भी हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज कर रहे हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसमें कंपटीशन का पावर होना चाहिए। मतलब वो जो पेस्ट है उससे compete करे, उससे उसके कंपेयर में ज्यादा तेजी से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कर पाए, उससे ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाए और परसिस्ट कर पाए। परसिस्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा धूप हो गया तो सारा पैथोजेंस या सारा बायो कंट्रोल एजेंट मर गया। इसका जो परसिस्टेंस लेवल है इन नेचर के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस होना चाहिए। बी एबल टू कोलोनाइज एंड प्रोलिफरेट। कोलोनाइज का मतलब अगर हम उसको फील्ड में रिलीज करते हैं तो उसका पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होना चाहिए, प्रोलिफरेट होना चाहिए, और एक कॉलोनी बन जाए जिससे कि उसका बार बार एप्लीकेशन नहीं करे एज लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स। बी नॉन पैथोजेनिक टू होस्ट प्लांट एंड एनवायरमेंट। तीसरा ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इसका बायो कंट्रोल एजेंट का कि वो नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी पैथोजेंस को या किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उसको स्प्रे किया फिर वो दूसरा डिजीज कॉज कर दिया। तो इसको फील्ड लैब में पहले, फील्ड में रिलीज करने से पहले लैब में ये तीनों पैरामीटर पे टेस्टिंग किया जाता है कि पैथोजेनिक तो नहीं है। जैसे मान लो धान के फील्ड में उसको रिलीज करना है तो पहले धान का एक छोटा सा नर्सरी में ग्रो करके उस पर बायो कंट्रोल एजेंट को टेस्ट करते हैं कि वो धान कोई इंपॉर्टेंट डिजीज तो नहीं कॉज कर रहा है या किसी इंपॉर्टेंट यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को तो नहीं किल कर रहा है।
जब उसका टेस्टिंग हो गया तीनों लेवल पे कि उसका compete कर सकता है, एडवर्स इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में परसिस्ट कर सकता है, कोलोनाइज कर सकता है, प्रोलिफरेट कर सकता है और नॉन पैथोजेनिक होता है, ये तीनों टेस्टिंग करने के बाद ही हम उसको फील्ड में रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद है इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि उसको प्रोड्यूस करने में जितना केमिकल फर्टिलाइजर में या केमिकल पेस्टिसाइड में लग रहा है उससे ज्यादा कॉस्ट है। उसका कॉस्ट, उसको सीवी रेशियो बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट, कितना पैसा लग रहा है उसको अप्लाई करने में और कितना का आउटपुट दे रहा है, कितना केमिकल्स का बेनिफिट दे रहा है। तो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और फॉर्मुलेशन जो होना चाहिए वो मस्ट बी डेवलप किया। जैसे उसको फॉर्मुलेट का ऐसा नहीं है कि हाँ उसको स्प्रे करने में प्रॉब्लम है, जैसे हम केमिकल को इजीली स्प्रे कर सकते हैं वैसे इसका स्प्रे करने, क्योंकि ये तो लिविंग थिंग है, अगर मशीन में डाल के स्प्रे करेंगे या किसी केमिकल के साथ मिलकर करेंगे तो हो सकता है किल हो जाए। तो उसका फॉर्मुलेशन इस तरह से बन जाना चाहिए जिससे कि वो फील्ड में इजिली अप्लाई किया जा सके। प्रोडक्शन मस्ट रिजल्ट इन बायोमास विद एक्सीलेंट शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब उसको कुछ स्टोरेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो तो लिविंग थिंग है तो आज डाले लैब में और कल होके किल हो जाए। उसको कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए लिविंग कंडीशन में प्रिजर्व करके रखा जा सके, तभी जाके उसको फील्ड में लैब से लेकर के लैंड पे फार्मर्स के पास पहुंचाया जा सके। उसके बाद है कि इनएक्सपेंसिव हो गया, लार्ज क्वांटिटी में उसका रिप्रोडक्शन हो जाना चाहिए और वायबिलिटी मेंटेन होना चाहिए। तो कभी कभी पूछ देता है कि राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल बायो कंट्रोल एजेंट, तो ये भी यही जो 4-5 पॉइंट्स है इसको एलिबोरेट करके लिख सकते हैं क्या 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 रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद और डिलीवरी एप्लीकेशन बता दिए कि डिलीवरी एंड एप्लीकेशन मस्ट परमिट फुल एक्सप्रेशन ऑफ द एजेंट। अगर हम उसका डिलीवरी कर रहे हैं, उसका अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में, तो अप्लाई करने के बाद उसका फुल एक्सप्रेशन होना चाहिए, जितना उसका कैपेसिटी है किल करने का उतना किल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैब में दिखा रहा है कि हाँ सारे माइक्रोब्स को किल कर रहा है, लेकिन जब फील्ड में जा रहा है तो उसका किलिंग इफेक्ट खत्म हो जा रहा है। मस्ट इंश्योर एजेंट विल ग्रो अचीव देयर पर्पस एंड ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर प्रेजेंट नियरली इन ऑल एग्रीकल्चर सॉइल्स। जो भी ट्राइकोडर्मा का स्पीसीज है ये पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड में इसका अप्लाई एप्लीकेशन किया जाता है। एंटी फंगल एबिलिटी जो इसका 1930 से 1930 में ही पता चला था। इसमें माइक्रो पैरासाइटिज्म होता है, मतलब दूसरे फंजाई को किल कर देता है और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन भी करता है। मीन्स ट्राइकोडर्मा एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जिसमें दोनों पैरामीटर्स पे ठीक उतरता है। माइक्रो पैरासाइट में फंजाई को खाएगा भी और न्यूट्रिएंट्स के लिए compete भी करेगा। उसके बाद होता है कि बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का टाइप, किस टाइप से बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता है। तो मेनली 3 टाइप्स है, इसमें हम दो टॉपिक्स है, एक है टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल और एक होता है टाइप्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कितने तरीके से होता है। 3 तरीका है, इंपोर्टेशन, ऑगमेंटेशन एंड कंजर्वेशन। हम लोग इसको IAC याद करते थे, I फॉर इंपोर्टेशन, A फॉर ऑगमेंटेशन, C फॉर कंजर्वेशन। इंपोर्टेशन का मतलब क्या है, 2 वर्ड जानते हो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब कोई चीज बाहर से अंदर लाना, कोई कंट्री दूसरे कंट्री से अगर हम लोग कुछ मंगाते हैं अपने कंजम्पशन के लिए उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्टेशन वही चीज है इंपोर्टेशन। और इसी का दूसरा नाम है क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स the introduction of a pests or natural enemies to a new local where they do not occur naturally। मीन्स किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट का किसी दूसरे एरिया से किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस कर देना जहां पे वो नेचुरली नहीं पाया जाता, इसी को बोलते हैं इंपोर्टेशन। Early instances were often unofficial and not based on research, and some introduced species become serious pests themselves। एक एग्जांपल ट्राइकोग्रामा अगेंस्ट कॉर्न बोना, इसका एग्जांपल लिख सकते हो। ट्राइकोग्रामा जो मेज में एक इंसेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं कॉर्न बोरर। जैसे देखते हो कि मेज किसी किसी मक्का के प्लांट में उसका फ्रूट्स रहता है लेकिन उसमें ग्रेन नहीं हो पाता, अंदर में सारा खोखला रहता है, वो ग्रेन श्रिंकेज हो जाता है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा एक फंजाई है जो कि इंसेक्ट है जो कि कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। वैसे ही बैसिलस थ्रेंजेंसिस सब लोग जानते हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी बहुत सारा चीज आता है। जो बैसिलस थ्रेंजेंसिस क्या है, जो भी बॉल वर्म इंसेक्ट है, उस बॉल वर्म को जो कॉटन में इंसेक्ट लगता है जो उसके फ्रूट्स को कंप्लीट किल कर देता है आजकल। और सोलेनेसियस क्रॉप्स जितना है जैसे ब्रिंजल हो गया, गुआवा हो गया, इस सब में भी बॉल वर्म लगता है जो कि फ्रूट्स में इंटर करके और अंदर में फ्रूट्स का क्वालिटी बहुत खराब कर देता है। कभी कोई ब्रिंजल का फ्रूट देखते होंगे कि देखने में ऊपर में बहुत अट्रैक्टिव लगता है लेकिन अंदर उसको जब काटते हैं तो पूरा सड़ा हुआ निकलता है। दिस इज ड्यू टू बॉल वर्म। उस बॉल वर्म को कंट्रोल करने के लिए हम बैसिलस थ्रेंजेंसिस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन
या बैसिलस ट्रांजिशन टॉक्सिन। वो टॉक्सिन्स जैसे ही उस बॉल वर्म के लार्वल स्टेज में जाता है उसके हिंड गट को ब्रेक कर देता है, मीन्स इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है और इंसेक्ट अल्टीमेटली किल हो जाता है। तो ये तरीका हो गया इम्पोर्टेशन का। ऑगमेंटेशन क्या होता है? ऑगमेंटेशन इन्वॉल्व्स द सप्लीमेंटल रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमी दैट अकर इन अ पर्टिकुलर एरिया बूस्टिंग द नेचुरल अकरिंग पॉपुलेशन। मीन्स यहाँ पे ऑगमेंटेशन में करते हैं कि नेचुरल पॉपुलेशन वहां पे है या नेचुरल एनिमी उस फील्ड में है लेकिन उसका पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। पॉपुलेशन कम हो गया मीन्स जो पेस्ट है, पेस्ट के कंपेयर में उस एनिमीज का, नेचुरल एनिमीज का पॉपुलेशन बढ़ गया। तो जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा पेस्ट का तो क्या होगा, नेचुरल एनिमी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि नेचुरल एनिमीज को अलग से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लो 100 पेस्ट है, पेस्ट का संख्या 100 है, 100 इंसेक्ट ऐसा है जो खेत में ये कर रहा है, क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है और वहां पे हमारा नेचुरल एनिमी 50 ही है। तो 50 एनिमी है तो क्या है, 100 इंसेक्ट को नहीं मार पाएगा, 100 इंसेक्ट को नहीं किल कर पाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अलग से 50, 60, 70, 80 इंसेक्ट को लेके या नेचुरल एनिमीज को लेके फिर से उसमें रिलीज कर देंगे हम फील्ड में। और रिलीज करने के बाद क्या होगा कि हमारा नेचुरल एनिमीज का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और इंसेक्ट जो कि पेस्ट्स है उसका पॉपुलेशन डाउन कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेशन। इंपोर्टेशन का मतलब नया इंट्रोडक्शन, ऑगमेंटेशन का मतलब सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब जैसा हम लोग हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा ये सब लेते हैं, क्या हेल्थ सप्लीमेंट्स है कि नेचुरली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन फूड से ले रहे हैं लेकिन कभी कभी उसका अमाउंट बॉडी में कम हो गया तो हम उसके सप्लीमेंट में अलग से कुछ लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है वास्प जिसको इनकार्सिया फॉर्मोसा यूज किया जाता है व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट टेक्निक्स है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, नेचुरल एनिमीज आर ऑलरेडी अडेप्टेड टू द हैबिटेट एंड टू द टारगेट पेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे सस्ता टेक्निक है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कोई नेचुरल एनिमीज है, ऑलरेडी किसी फील्ड में वो अपना पॉपुलेशन स्टेब्लिश कर चुका है, लेकिन हमारा रॉन्ग प्रैक्टिस है, जो रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, बहुत सारा केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है या ओवर इरिगेशन कर देना या ओवर प्लॉइंग कर देना खेत में, इस सब टेक्निक से वो जो नेचुरल एनिमीज है उसका पॉपुलेशन डाउन हो जाता है। उस पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए जो भी हम एग्रीकल्चर टूल्स यूज करते हैं या जो भी बायोलॉजिकल टूल्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन। तो सबसे मोस्ट चीप एंड बेस्ट टेक्निक्स है वो है कंजर्वेशन। एक बार कोई पॉपुलेशन स्टेब्लिश हो गया उसको कंजर्व करने में बहुत मिनिमम खर्च आता है, लेकिन इंपोर्टेशन जो है वो बहुत कॉस्टली होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। तो कभी कभी पूछेगा मोस्ट चीपेस्ट टेक्निक ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कंजर्वेशन, और सबसे कॉस्टलीस्ट टेक्निक है वो है इंपोर्टेशन। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, जो हम लोग कब से नेचुरल एनिमी किए जा रहे थे, वो नेचुरल एनिमी होता क्या है उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, जो कि पेस्ट के लिए दुश्मन का काम करता है। इसमें कौन कौन होता है, एक होता है प्रीडेटर्स, एक होता है पैरासाइटोइड्स और एक होता है पैथोजेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रीडेटर्स के बारे में। Predators are mainly free-living species that directly consume a large number of prey during their whole lifetime। मतलब एक ऐसा फ्री लिविंग स्पीसीज है जो कि प्रे के रूप में, शिकार के रूप में किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर लेता है पूरे लाइफ टाइम में। हो सकता है वो एक अपने पूरे लाइफ टाइम में 1000, 2000, 5000 इंसेक्ट को भी खा जाए। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीडेटर्स। गिव दैट मेनी मेजर क्रॉप्स दैट पेस्ट दैट आर इंसेक्ट, many of the predators used in the biological controls are insectivorous species। जो भी predators होता है वो ज्यादातर insectivorous होता है। insectivorous मतलब पड़े हो गए herbivores, carnivorous, उसी तरह से एक insectivorous होता है, मीन्स the species which feed upon insect, जो insect पे ही खाए। एग्जाम्पल है इसका लेडी बीटल्स आर इन पर्टिकुलर देयर लार्वा व्हिच आर एक्टिव बिटवीन May and July in the northern hemisphere are voracious feeders of aphids। लेडी बीटल्स, बीटल जो हम लोग काटता है वो बहुत ही वोरेसियस फीडर है, किसके लिए, एफिड्स के लिए। वोरेसियस फीडर का मतलब होता है, वोरेसियस फीडर ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो तुमको लगातार 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं दिया जाए और एक बार जाकर रेस्टोरेंट में बैठा दिया है तो क्या करोगे, रेस्टोरेंट वाले का हालत खराब हो जाएगा ना। उसी को बोलते हैं वोरेसियस फीडर, मतलब 2 दिन 4 दिन से भूखा हो और एकदम खाने के लिए टूट पड़े। तो लेडी बीटल्स जो है वो एफिड्स के लिए, एफिड्स जैसे हम लोग इसको देहात के भाषा में लाही बोलते हैं, मस्टर्ड वस्टर्ड के फील्ड में लग जाता है छोटा छोटा इंसेक्ट, उसको एफिड्स बोलते हैं। अगर इस एफिड्स वाले फील्ड में लेडी बीटल्स को डाल दिए तो चुन चुन के सारा एफिड्स को खा जाता है। इसके अलावा माइट्स को भी खा जाता है,
क्या उसके बाद स्केल इंसेक्ट को खा जाता है, स्मॉल कैटरपिलर्स को खा जाता है। सो इस एक लेडी बीटल्स को प्रीडेटर्स के रूप में यूज किया जाता है इस सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ स्पॉटेड लेडी बीटल्स है जो कि कोलोराडो पोटैटो बीटल्स के लार्वा और एग को खा जाता है। ये एग्जांपल हो गया प्रीडेटर्स का। पैरासाइटोइड्स क्या है? पैरासाइटोइड्स आर द इंसेक्ट्स that lays their eggs on the body of an insect host which is then used as a food for developing larva। ये क्या है कि ये भी एक पैरासाइटोइड्स भी एक टाइप का इंसेक्ट है जो अपना एग जो होता है वो दूसरे इंसेक्ट के बॉडी पे दे देता है, और जैसे ही वो एग हैच करेगा, जैसे मान लो एक इंसेक्ट एक बार में 2000-3000 एग्स देता है, एग्स लेइंग करता है। वो इंसेक्ट जब हैच करता है उसका लार्वा बनता है, एग्स हैच किया, लार्वा बना, लार्वा के बाद प्यूपा बना, फिर एडल्ट बना। तो लार्वल स्टेज जो होता है किसी भी इंसेक्ट का वो बहुत फीडिंग स्टेज होता है। ज्यादातर इंसेक्ट में लार्वा जो ही होता है वो फीडिंग स्टेज होता है, सबसे ज्यादा हार्म पहुंच जाता है। तो अगर किसी दूसरे इंसेक्ट के बॉडी पे अगर एग लेइंग हो गया तो लार्वा भी वही बनेगा, और जैसे ही वो लार्वा बनेगा उस इंसेक्ट को जो हार्मफुल है, जो खेत में पेस्ट का काम कर रहा है, उसको किल कर देगा खा खा के। अल्टीमेटली क्या होगा, होस्ट किल हो जाएगा, हमारा जो क्रॉप प्लांट्स है उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। मोस्ट इंसेक्ट्स पैरासाइट्स वास्प और फ्लाइज एंड मेनी हैव ए फ्यू नैरो होस्टेज। इसका डिमेरिट्स क्या है कि जो बहुत लिमिटेड होस्ट को ही खा पाता है। जितना भी वास्प होता है जिसको हम लोग बीटल्स बोलते हैं, फ्लाइज होता है, वो सारा पैरासाइटोइड्स का काम करता है। इसका जो कैटरपिलर लार्वा को ही बोलता है, यही सबसे ज्यादा फीडिंग स्टेज होता है। इसके अलावा एग्जांपल में दे सकते हो ब्रैंकोइड वास्प हो गया, कैल्चिड वास्प हो गया, टेक्निड फ्लाइज हो गया, ट्रू बग्स हो गया, बीटल एडल्ट्स हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइटोइड्स। थर्ड और लास्ट बायो कंट्रोल एजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस। They kill or deliberate their host and relatively host specific. Various microbial insect diseases occur naturally but may also used as biological pesticides. कुछ पैथोजेंस होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ज्यादातर पैथोजेंस या बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई तो हार्मफुल ही होता है, लेकिन कुछ यूजफुल भी होता है जो दूसरे पैथोजेंस पे को किल कर देता है। इसको हम फील्ड में रिलीज करते हैं और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हो गया बायो कंट्रोल एजेंट्स का टाइप्स। अब होता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड तीन है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। तीनों को हम पेस्टिसाइड्स में यूज कर सकते हैं। वायरल पेस्टिसाइड्स क्या होता है? वायरसेस आर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन। जितना भी इंसेक्ट फील्ड में लगता है या क्रॉप्स में लगता है, उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड्स होता है वायरस। मीन्स वायरस को हम यूज कर सकते हैं किसी इंसेक्ट को किल करने के लिए, and hence they are identified as a key agent for use as a insecticides. They are parasitically replicating infectious microscopic element attack insect and related arthropods. Baculovirus, cytoplasmic polyhedrosis virus, nuclear polyhedrosis virus are commercially produced and used as a bioinsecticides. Means कुछ वायरस का टाइप्स है जो इंसेक्ट को किल कर देता है और उसको हम बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसमें 3-4 एग्जांपल याद रखना है। बैक्लो वायरस, एग्जांपल भी लिख दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। बैक्लो वायरस हो गया, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, एनपीवी न्यूक्लियस पॉलीहेड्रोसिस वायरस हो गया, ग्रेनुलोसिस वायरस हो गया, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस हो गया। हम इसको एक एक करके देख लेते हैं, केवल एग्जांपल याद रखना। बैक्लो वायरस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट इंसेक्ट मोस्टली इन द ऑर्डर ऑफ लेपिडोप्टेरा। जितना भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का, जैसे बटरफ्लाई हो गया, मॉथ्स हो गया, और हाइमेनोप्टेरा जितना सॉ फ्लाई हो गया, और कोलियोप्टेरा मींस इंसेक्ट का अगर आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन कर देखोगे तो उसमें टोटल लेपिडोप्टेरा, आर्थ्रोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखना है कि SCLH कोलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा के जो इंसेक्ट्स हैं उस पर बैक्लो वायरस अटैक करके उसके पॉपुलेशन को कम करता है और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीवी इज दैट many virus particles are occupied in a single polyhedron enclosing body made of protein. It produces polyhedral bodies in the nucleus of infected cells, and polyhedral proteins protect virions from action of the chemicals, drying agents, sunlight, enzymes and high temperature. जैसे न्यूक्लियर पॉली जो हम लोग बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखते हैं हेक्सागोनल, उसी टाइप का ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है उस
बना होता है प्रोटीन्स का, और उस प्रोटीन्स के अंदर में बहुत सारे थाउजेंड्स लैक्स करोड्स वायरियंस पार्टिकल्स रहते हैं, और वो वायरियंस पार्टिकल्स डिफरेंट इंसेक्ट पे अटैक करते हैं और उस इंसेक्ट का पॉपुलेशन डाउन करते हैं। तीसरा है ग्रेनुलोसिस वायरस। इन ग्रेनुलोसिस वायरस ओवल इंक्लूजन बॉडी इज प्रेजेंट व्हिच कंटेन्स वन वायरल पार्टिकल। इसमें एनपीवी में एक वायरस में या एक पॉलीहेड्रल पार्टिकल्स में बहुत सारे वायरियंस रहते हैं, लेकिन ग्रेनुलोसिस वायरस जिसको जीवी बोलते हैं, इसमें एक वायरस में एक ही वायरियंट पार्टिकल रहता है। तीसरा है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस जिसको सीपीवी बोलते हैं। सीपीवी इज द जीनस ऑफ वायरसेस इन द फैमिली रियोवेरिडी। इसका फैमिली जिस फैमिली में आता है सीपीवी, उसको रियोवेरिडी बोलते हैं। इट हैज आरएनए जीनोम एंड रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। जिस सेल को इन्फेक्ट करेगा उसके साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है एंड दे प्रोड्यूस पॉलीहेड्रल बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स of the larval gut and so are known as cytoplasmic और polyhedrosis से polyhedrosis वायरस का ही टाइप है जो कि इन्फेक्शन के बाद होस्ट के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और वहां पे अपना रेप्लिकेशन करता है, वहां पे अपना डीएनए सॉरी आरएनए को मल्टीप्लाई करता है और फिर से 1 लाख 1 करोड़ बन करके उस होस्ट सेल को कंप्लीट किल कर देता है और इंसेक्ट को कंट्रोल कर देता है। इसका एग्जांपल है राइनोकोपोफोरस फेरुजी सीपीवी है जो कि कोकोनट पाम बेटल को कंट्रोल के लिए किया जाता है। ओरिसाइड्स राइनोसेरस सीपीवी है जो भी इसको भी कोकोनट में राइनोसिरस बीटल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। राइनोसिरस बीटल्स और पाम बीटल्स बहुत डेंजरस इंसेक्ट है जो कि कोकोनट पाम में पूरे पॉपुलेशन कोकोनट पाम को इन्फेक्ट करके उसका प्रोडक्टिविटी डाउन करता है, और इस दोनों को हम कंट्रोल करने के लिए दोनों वायरस का यूज करते हैं। तो ये हो गया वायरल पेस्टिसाइड्स के बारे में। सेकेंड बात करते हैं फंगल पेस्टिसाइड्स। जिस तरीके से वायरस का यूज किया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वैसा ही फंगस का भी यूज किया जाता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट फंगल बायोपेस्टिसाइड्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय अदर फंजाई, बैक्टीरिया और निमोटोड्स एज वेल एज सम इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड वीड। मींस पेस्टिसाइड जो फंगल पेस्टिसाइड्स होता है वो वीड्स को भी कंट्रोल कर सकता है, पेस्ट को भी कर सकता है, इंसेक्ट को भी कर सकता है, निमेटोड्स को भी कर सकता है, बैक्टीरिया को भी कर सकता है और इवन अदर फंजाई को भी कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। इंटो मीन्स इंसेक्ट, पैथो मीन्स हार्मफुल और जेनिक मीन्स अटैक। मीन्स वैसा फंजाई जो कि इंसेक्ट पे अटैक करता है उसको बोलते हैं इंटोमोपैथोजेनिक फंजाई। आर एमंग द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू बी यूज्ड इन द बायो कंट्रोल एजेंट। जितना भी पेस्ट कंट्रोल है या बायो एजेंट है या फंगल बायो एजेंट है उसमें सबसे पहले इंटोमोपैथोजेनिक फंजाई का यूज किया गया था पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। The mechanism of insect killing by fungi is different from that of virus and bacteria। ऐसा नहीं है कि जैसे वायरस इन्फेक्ट किया सेल को और वहाँ पे डिजीज कॉज किया, अपना मल्टीप्लिकेशन किया और किल कर दिया होस्ट को, ऐसे फंजाई नहीं किल करता है। फंजाई का जो टेक्निक है वो बैक्टीरिया और वायरस से थोड़ा सा डिफरेंट है। The most common mode of action of through competitive exclusion, mycoparasitism and production of toxic metabolites। यही 3 टेक्निक्स है जिससे फंजाई पेस्ट को कंट्रोल करता है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब जो भी फंजाई फील्ड में लगा हुआ है जो डिजीज कॉज कर रहा है उस फंजाई से ज्यादा तेजी से रिसोर्स को कंजर्व कर लिया, रिसोर्स को यूज कर लिया, मीन्स कंपटीशन क्रिएट कर दिया। कंपटीशन क्रिएट हो गया, पैथोजन से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है तो क्या होगा कि जो पैथोजन है उसका पॉपुलेशन डाउन हो जाएगा और जो फंगल पेस्टिसाइड्स है उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा और वो पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। माइकोपैरासाइटिज्म मीन्स व्हेन फंजाई एक्ट एज parasites on the other fungi। माइको मीन्स फंजाई, पैरासाइट मीन्स टू फीड। एक फंगस दूसरे फंगस पे फीड करना शुरू कर दिया, यूजफुल फंगस हार्मफुल फंगस पे फीड करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड माइकोपैरासाइटिज्म। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक, जैसे जानते हो कि जो भी फंजाई है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है और वो टॉक्सिक सब्सटेंस दूसरे फंजाई के लिए पॉइजन का काम करता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। इसका 3 एग्जाम्पल याद रखना है बस फंजाई का जो कि पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। पहला है ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, दूसरा है बिवेरिया बेसियाना और तीसरा है एस्परजिलस फ्लेवस जिसको AF36 के भी नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। बिवेरिया बेसियाना क्या है? फिलामेंटस होता है, फिलामेंट मीन्स रॉड शेप टाइप का होता है और नेचुरली सॉइल में ग्रो करता है एंड वर्ल्ड एक्ट एज ए पैथोजन ऑफ वेरियस इंसेक्ट कॉजिंग व्हाइट मुस्कार्डाइन डिजीज, therefore belongs to entomopathogen। मींस बिवेरिया बेसियाना जो है वो केवल इंसेक्ट को किल करता है, इंसेक्ट पे अटैक करके उसके पॉपुलेशन को डाउन करता है। दूसरा ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियनम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट, फंगल एजेंट
एंड इज वर्ल्ड वाइड फॉर सुटेबल मैनेजमेंट ऑफ वेरियस फोलियर लीफ। जितना भी इंसेक्ट देखते हो कि जो कि लीफ को फीड करता है, लीफ फीडर है, या सॉइल बोर्न पैथोजन जैसे सॉइल बोर्न फाइटोथोरा हो गया, पाइथियम हो गया, ये सब जो पैथोजन है जो डायरेक्ट रूट डिजीज रूट्स या सॉइल बोर्न डिजीज को कॉज करता है और लीफ को किल खा जाता है, इस इंसेक्ट या पैथोजन फंजाई को कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का यूज करते हैं। तीसरा है फंगल पेस्टिसाइड्स जो है एस्परजिलस फ्लाइवस। इट इज यूज्ड एज ए फंजीसाइड फॉर कॉटन प्लांटेशन। जनरली एस्परजिलस फ्लाइवस को याद करना है कि कॉटन का प्लांटेशन में, कॉटन में जो भी इंसेक्ट पेस्ट लगता है उसको एस्परजिलस फ्लाइवस से कंट्रोल किया जाता है। ये तीन हो गया फंगल पेस्टिसाइड्स के बारे में। अब आते हैं बैक्टीरियल पेस्टिसाइड। जिस तरह से बैक्टीरिया फंजाई का यूज किया गया पेस्टिसाइड्स के लिए, वायरस का यूज किया गया, उसी तरीके से बैक्टीरिया का भी यूज किया जाता है कंट्रोल ऑफ द वेरियस इंसेक्ट स्पीसीज। एग्जांपल्स इसका हम देख सकते हैं, बैसिलस thuringiensis हो गया जो कि सबसे कॉमन है, बीटी कॉटन जिसको बीटी के नाम से जानते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज ऑफ लेपिडोप्टेरा। जितना भी लार्वा, जो बॉल वर्म या जो भी वर्म का नाम सुनते हो, मैक्सिमम वर्म्स आता है लेपिडोप्टेरा में, कोलियोप्टेरा में और डायप्टेरा में। इज ए वेल नोन इंसेक्टिसाइड एग्जांपल। द टॉक्सिन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड डायरेक्टली इनटू प्लांट्स थ्रू यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आजकल इस बैसिलस thuringiensis का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीटी जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बीटी टॉक्सिन का यूज आज भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बीटी कॉटन तो ठीक है, वो कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होता है, केवल उसका कॉटन बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं जो ह्यूमन कंजम नहीं करता है। लेकिन बीटी ब्रिंजल आया था, उस पर कितना सारा आया मतलब इशू आया, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी रहा कि बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल को यूज करना है कि नहीं करना है, उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। इस तरह से बीटी का जो भी नॉन फूड आइटम्स है या नॉन फूड क्रॉप्स है उसमें तो यूज करना आसान है, लेकिन जो भी फूड आइटम्स है उसके लिए हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है। तो हम पूरे नट सेल में पूरे बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एंडोस्पर्म फॉर्मिंग और एक होता है नॉन एंडोस्पर्म फॉर्मिंग। एंडोस्पर्म फॉर्मिंग में होता है बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम और नॉन एंडोस्पर्म फॉर्मिंग में होता है स्यूडोमोनास हो गया, एंटेरोबैक्टर हो गया, प्रोटीसियस हो गया, सेराटिया हो गया, जेनोरैबिडस हो गया। तो इस बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स के टाइप हो। पूरे माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स को कुछ हेड में हम यहाँ समराइज कर दिया। बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स जैसे बैसिलस thuringiensis, बैसिलस सबटाइलिस। वायरल पेस्टिसाइड्स में हो गया न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, पहले देख लिए थे, ग्रेनुलोसिस वायरस जीबी पहले देख लिए थे। फंगल पेस्टिसाइड्स को तीन पार्ट में बांट दिए। एंटोमोजिनस फंजाई जिसमें बिवेरिया बेसियाना आता है, मेटाराइजियम एनाइसोलोपी आता है, बर्टिलियम लिकेनी आता है और नोमेरा रिलेई आता है। उसी तरह के एंटागोनास्टिक होता है जो एंटागोनिज्म करे। दो तरह का होता है, एक सिनर्जिज्म और एंटागोनिस्टिक मीन्स दूसरे पैथोजेंस के लिए, दूसरे फंजाई के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स होकर। इसमें होता है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज हो गया, ग्लायोक्लेडियम हो गया। एंटागोनास्टिक बैक्टीरिया भी यूज होता है जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, बैसिलस सबटाइलिस हो गया, माइक्रोहर्बिसाइड्स हो गया, इंसेक्ट रिपेलेंट्स भी यूज किया जाता है और फेरोमोन्स भी आजकल यूज किया जाता है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स के रूप में। तो ये हो गया बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड, फंगल इंसेक्टिसाइड और वायरल इंसेक्टिसाइड्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड्स। अब हम लास्ट पार्ट में बात करेंगे डिजीज ऑफ द फार्म एनिमल्स। कुछ फार्म एनिमल्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज होता है जो एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट तुमको पता होना चाहिए कि आखिर वो डिजीज होता कैसे है, किसका उसका सिम्टम्स क्या है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस या कौन सा फंजाई उस डिजीज को कॉज करता है, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज किया जा सकता है। तो वैसे तो फार्म एनिमल का जो डिजीज है, एक कैटल का देखा जाए, एक गाय को देखा जाए, तो देर आर मोर देन 80 डिजीज। तो इस तरह का अगर सारा एनिमल को डिजीज को काउंट करोगे तो मोर देन थाउजेंड्स 10,000 हो जाएगा। तो उस सारे डिजीज को नहीं देखना है, जो सबसे कॉमनेस्ट डिजीज है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है और जो जिसके बारे में जानना जरूरी है एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसी 5-6 डिजीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में। डिजीज का नाम, उसका सिम्टम्स और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन सा माइक्रोब्स उस डिजीज को कॉज करता है, और लास्टली कंट्रोल नट सेल में एकदम ब्रीफली देखेंगे एक स्लाइड में एक डिजीज के बारे में। सबसे पहला डिजीज होता है एंथ्रैक्स, जो कि सबसे कॉमन डिजीज है कैटल्स का, गाय में, गाय भैंस सब में सबसे ज्यादा होता है। इट इज ए हाईली इन्फेक्शियस, सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। फैटल डिजीज मतलब जिस कैटल को हो गया, जिस गाय को हो गया एंथ्रैक्स, उसका ज्यादा चांसेस रहता है कि वो मर ही जाए, बचने का चांस कम रहता है।
It is caused by a large spore forming rectangular shaped bacteria called Bacillus anthracis. कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है, Bacillus anthracis से होता है एंथ्रेक्स, और जो बैक्टीरिया होता है वो स्पोर फॉर्मिंग होता है और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसका सिम्टम जिस गाय में या जिसमें एंथ्रेक्स होता है उसका सबसे पहला सिम्टम्स होता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई, मीन्स उस काऊ को या उस कैटल्स को सबसे पहले हाई फीवर होगा। उसके बाद ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, जैसे बोलते हैं ना कि गाय हाँफ रही है तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाए। उसके बाद कोलैप्स एंड कन्वल्जन बिफोर डेथ यूजुअली अकर्स ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मीन्स इस डिजीज का सबसे खतरनाक सिम्टम क्या है कि अगर अभी वो पैथोजन एंटर किया तो 24 घंटा के अंदर में उसका डेथ हो जाता है, मीन्स सडन डेथ होता है विद इन 2 to 3 आवर्स बीइंग अपेरेंटली नॉर्मल। 2-3 घंटा देखेंगे गाय नॉर्मल है और 2-3 घंटा के बाद उसको देखेंगे तो अचानक से डेथ कर जाएगी। इसका जो भी ट्रीटमेंट होता है या कंट्रोल होता है, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन क्यूरेटिव मेजर 2 तरह का मेजर्स होता है किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। अगर एग्जाम में आ जाए किसी डिजीज को मैनेजमेंट लिखने के लिए तो 2 तरह का मेजर लिखना है, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव का मेजर द कंट्रोल मेजर्स टेकन बिफोर द कॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डिजीज। जैसे हम लोग अपने आप को बीमारी नहीं होने के लिए साफ पानी पीते हैं, वाटर कूलर का यूज करते हैं, या फूड को स्टरलाइज करके खाते हैं, पानी को गर्म करके पीते हैं, उसके बाद गंदा जगह पे नहीं जाते हैं। सो दीज ऑल आर प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि डिजीज होने से पहले किया जाए। क्यूरेटिव मेजर मीन्स जब डिजीज हो गया तो उसके बाद कौन सा एंटीबायोटिक्स देंगे, कौन सा पेस्ट उसको इंसेक्टिसाइड्स देंगे, वो कंट्रोल करते हैं। तो जनरली बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोशिश किया जाता है कि प्रिवेंशन करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू क्योर। इसमें हम क्योर कैसे करेंगे? क्यूटेनियस स्किन फॉर्म ऑफ एंथ्रेक्स कैन बी ट्रीटेड विद कॉमन एंटीबायोटिक। जो 2-3 कॉमन जो एंटीबायोटिक्स है उसको याद कर लेना है। पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। ये 3-4 एंटीबायोटिक्स है जिसको दे करके अगर अर्ली स्टेज में पता चल गया, अर्ली ट्रीटमेंट करके हम एंथ्रेक्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका फिगर देख सकते हो कि इस तरह से पूरा बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है गाय के या कैटल्स के, और 2-3 घंटा में डेथ हो जाता है। पूरा बॉडी नाक से या जो भी नेचुरल ओपनिंग है, वेजाइनल चैम्बर हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, उससे ब्लड आकर के और वो काऊ का डेथ हो जाता है। दूसरा डिजीज है जिसको बोलते हैं ब्लैक वाटर डिजीज, या उस दूसरा नाम इसका होता है ब्लैक लेग डिजीज, जो कि कॉज होता है क्लोस्ट्रीडियम चौवोई, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज एंड हाईली फैटल। ये भी एंथ्रैक्स की तरह ही हाईली फैटल होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बफेलो, शीप, गोट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जनरली यंग कैटल जो 6 से 24 महीना के एज में होते हैं उसमें ज़्यादा होने का चांस रहता है। और इट इज सॉइल बोर्न इन्फेक्शन, जनरली सॉइल में इन्फेक्शन हो गया, पैथोजन सॉइल में पाया जाता है, और रेनी सीजन में ज़्यादा डिजीज देखने को मिलता है। जनरली देखते हो गांव में कभी कभी सुनते होंगे कि गाय को लंगड़ा डिजीज पकड़ लिया, मीन्स उसके पैर में पहले स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होने के बाद वो धीरे धीरे लंगड़ा के चलेगी गाय, और 2-4 दिन के बाद फिर वो बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका सिम्टम क्या है? जैसे ही ब्लैक वाटर डिजीज पकड़ेगा तो पहला सिम्टम है कि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 106 से 107, 105 से 106 डिग्री उसका फीवर हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब उसको वीकनेस रहेगा, कुछ खाएगी नहीं जाए। डिप्रेशन होगा। डलनेस मीन्स उसका जो आई अगर देखोगे उस कैटल का तो बहुत डल दिखाई देगा। सस्पेंडेड रूमिनेशन। सस्पेंडेड रूमिनेशन का मतलब क्या होता है? रूमिनेशन को देहात के भाषा में बोलते हैं पगरी करना। रूमिनेंट जो भी कैटल्स होते हैं वो पहले खाना खाने के बाद, अपना फूड को लेने के बाद देखते होंगे कि मुंह चलाते रहता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। तो अगर कैटल रूमिनेशन करना, पगड़ी करना बंद कर दिया, मीन्स वो एक साइन है किसी डिजीज का। किसी भी डिजीज में ये सिम्टम तुम लिख सकते हो, सस्पेंडेड रूमिनेशन, हाई फीवर, अगर टेम्परेचर नहीं याद रखे हाई फीवर लिख सकते हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, डिप्रेशन हो गया, सब कॉमन सिम्टम है किसी भी डिजीज का। रैपिड पल्स हो गया, मीन्स उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। डिस्नोपिया मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, हमेशा हाँफने टाइप का सिम्टम शो करेगी। लेमनेस इन अफेक्टेड लेग, जिस लेग में अफेक्ट होगा उस लेग में स्वेलिंग होगा और लंगड़ा के चलेगी। उसके बाद स्वेलिंग इन एंड इज हॉट एंड पेनफुल इन अर्ली स्टेज वेयर कोल्ड एंड पेनलेस इंटर, मीन्स स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ उसको टच करने के बाद बहुत वहाँ हॉट फील होगा, और फॉलोड बाई डेथ विद इन 12 to 48 आवर्स।
2 से 4 दिन के अंदर में इस बीमारी से डेथ हो जाता है कैटल का। इसको कंट्रोल करने के लिए जनरली हम पेनिसिलिन देते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देते हैं और बीक्यू एंटी सीरम देते हैं। जैसे हम लोग इंजेक्शन देते हैं, वैक्सीन देते हैं, उसे बीक्यू का ब्लैक वाटर का इंजेक्शन देते हैं वैक्सीन के रूप में। पेनिसिलिन का 10,000 यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए। एक केवल एंटीबायोटिक का नाम याद रखना, डोज याद होना पॉसिबल नहीं है सारे डिजीज का, इसलिए केवल नाम याद रखो किस डिजीज में कौन सा एंटीबायोटिक्स देते हैं। पेनिसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और बीक्यू एंटी सीरम यूज टू कंट्रोल द ब्लैक वाटर डिजीज। थर्ड डिजीज है जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी। ये भी बहुत ही सीरियस डिजीज है जो कि वायरस से होता है। जो वायरस है उसका नाम है एफएमडी वायरस। इसका जीनस का नाम है एप्थो वायरस और फैमिली का नाम है पिक्नोवेरिडी। इसका सिम्टम क्या होता है? 104 से 105 डिग्री फीवर हो जाएगा, प्रोफ्यूज सैलिवेशन, ड्रॉप्स ऑफ स्ट्रिंजी सलाइवा हैंग्स फ्रॉम माउथ, हमेशा उसके मुंह से लार निकलते रहेगा और अगर उसके मुंह को खोल कर देखोगे तो इस तरह का अंदर में घाव घाव टाइप का सिम्टम दिखाई देगा। लेमनेसनेस, वो हमेशा गाय लंगड़ा के चलेगी। और जो भी क्रॉस ब्रीड है कैटल का, जो जिसको हम लोग हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, वो सारे कैटल्स ज़्यादा इस बीमारी से एफएमडी से ससेप्टेबल होती है। इसका सिम्टम देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक है, सारा खाना पीना बंद कर देती है गाय और बहुत ही जल्दी इसका डेथ हो जाता है। इसका हम यूज कैसे कंट्रोल करते हैं? एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक कंट्रीब्यूट्स द हीलिंग ऑफ द अल्सर एंड वार्ट्स। जनरली वायरल डिजीज का बहुत कम होता है जिसका क्यूरेटिव मेजर्स हो। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम वैक्सीन वगैरह देकर वायरल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्यूरेटिव मेजर्स बहुत कम होता है। क्यूरेटिव मेजर्स में जो वायरल डिजीज का इफेक्ट होता है, जैसे अल्सर हो रहा है, घाव हो रहा है, उसको हम कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या कोई एंटीसेप्टिक दवाई लेकर के कंट्रोल कर सकते हैं। कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव ड्रेसिंग ऑफ द लेजन इन द फीट या मिक्सचर ऑफ कोल तार एंड कॉपर सल्फेट। जनरली कॉपर सल्फेट को और राख को दोनों को मिला करके हम जहाँ जहाँ पैर और में इन्फेक्शन हुआ है उसको अगर लपेट देते हैं तो उससे भी कुछ उसको रिलीफ मिल जाता है। तो ये हो गया फुट एंड माउथ डिजीज। चौथा डिजीज है रिंडर पेस्ट डिजीज, आरपी डिजीज इसको बोलते हैं। इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरल डिजीज ऑफ द क्लोवेन फुटेड एलिमेंट। जो भी क्लोवेन फुट एनिमल है, जो गाय का इस तरह को वाला एनिमल्स होता है, उसके लिए सबसे खतरनाक वायरल डिजीज है, जो कि कैटल्स में, गाय में, बफेलो में, सीप में, गोट्स में और पिग्स में भी देखा गया। इट्स कंट्रोल वाज ए मेजर इशू एंड टिल रिसेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड में चैलेंजिंग प्रॉब्लम रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री जितना है उसमें कुछ टेक्निक्स लेकर के इसको तो कम कर लिया है, लेकिन स्टिल हमारे एशियन कंट्री में, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये डिजीज कॉमनली देखने को हर एक जगह मिलता ही मिलता है। इसमें क्या है कि वायरस इज फाउंड इन नोटेबली इन द सलाइवा। जो भी सलाइवा इससे निकलता है गाय से, उसके सलाइवा में होता है, उसके आई से जो भी निकलता है लिक्विड, या नोस्ट्रिल से, आंख, नाक, मुंह, जो भी नेचुरल ओपनिंग है, उससे जो भी लिक्विड्स या सेमी सॉलिड सब्सटेंस आते हैं, उसमें उस वायरस को देखा जा सकता है। इट इज प्रेजेंट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड ड्यूरिंग द फेब्राइल स्टेज एंड लेटर कंसंट्रेटेड इन द डिफरेंट ऑर्गन। जनरली इसको ब्लड में देखा जाता है और बाद में डिफरेंट ऑर्गन जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, लीवर्स हो गया, उस डिफरेंट ऑर्गन्स में ये जमा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। आउटसाइड द एनिमल बॉडी द वायरस इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय डायरेक्ट सनलाइट एंड डिसइंफेक्टेंट। अगर हम सॉइल में या कहीं भी बाहर में आए में इस वायरस को देखते हैं, बॉडी मीन्स एनिमल बॉडी के बाहर, तो उसको आसानी से हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिसइंफेक्ट मीन्स सनलाइट, उसको जैसे जहाँ पे गाय रहती है वहाँ पे सॉइल सोलराइजेशन कर दिए, सनलाइट से एक्सपोज कर दिए, तो उसको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर में डिसइंफेक्ट करना इसको बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। कोल्ड प्रिजर्व द वायरस, जनरली कोल्ड के सीजन में इसका इफेक्ट कम होता है। और जनरली जो कंटामिनेटेड फीड होता है और वाटर होता है, एक गाय है, जैसे मान लो एक ही नाद में 2-3 गाय खा रही है, एक गाय को हुआ, उसी नाद में दूसरी गाय खा रही है, उससे कंटामिनेट हो गया, मीन्स फूड से, वाटर से स्प्रेड होता है। जिसका जब ये डिजीज होता है तो इसका बॉडी टेम्परेचर 104 to 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, आंख रेड कलर का हो जाता है, और जो इसका माउथ है, उस माउथ से बहुत गंदा टाइप का स्मेल आएगा। तो पता चल, जैसे ही मुंह से कुछ गंदा स्मेल आ रहा है गाय के, भैंस के, तो पता चल जाना चाहिए कि उसको रिंडर पेस्ट डिजीज हुआ है। इसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 एंटीबायोटिक्स है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, सल्फेनामाइड हो गया। इंसेक्टिसाइड, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक को भी यूज किया जा सकता है रिंडर पेस्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए।
पांचवा डिजीज है मास्टाइटिस। मास्टाइटिस जैसे फिगर से दिख रहा है कि ये मेमरी ग्लैंड का डिजीज होता है। जनरली जो भी लैक्टेटिंग एनिमल्स है, गाय भैंस जो दूध देने वाले कैटल्स हैं, उसमें एक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड, जो मेमरी ग्लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा, जलन होगा। एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट एक्सपेंसिव डिजीज ऑफ द डेयरी कैटल थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव मीन्स पूरा वर्ल्ड सबसे ज़्यादा इस डिजीज को कंट्रोल करने में खर्चा करता है। ऑल्दो स्ट्रेस एंड फिजिकल इंजरी में कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड, स्ट्रेस होता है, इंजरी होता है, और ग्लैंड में इन्फेक्शन हो इन्फ्लामेशन होता है बाय इन्वेडिंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे इस बीमारी का डेंजरस चीज क्या है कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन के बाद एक बार वो बैक्टीरिया अटैक कर दिया, वो अल्सर कॉज कर देता है, यहाँ पे घाव क्रिएट करता है। उस घाव के थ्रू या उस अल्सर के थ्रू डिफरेंट अदर फंजाई बैक्टीरिया वायरस भी इंटर कर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया जो फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन या कोई इंसेक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, वो हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन। लेकिन एक बार जब इन्फेक्शन हो गया, एक घाव बन गया है कहीं पे, अल्सर बन गया, उस अल्सर के थ्रू अगर दूसरे पैथोजन का अटैक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो मास्टाइटिस के केस में जानते हो मेमोरी ग्लैंड जो होता है सबसे सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स होता है, और यहाँ का जो टिश्यू है ब्लड वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एक बार इन्फेक्शन प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरे बार में चांस होता है कि फिर से दूसरा नया बैक्टीरियल वायरल या फंगल एजेंट अटैक कर दे। इन्फेक्शन बिगिंस व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट द ट्रीट कैनाल एंड मल्टीप्लाई इन द मेमरी ग्लैंड। इन्फेक्शन तब होता है जब ये ट्रीट कैनाल होता है, यहाँ से जहाँ से दूध निकलता है, इस ट्रीट कैनाल के थ्रू जब अंदर में जाता है, अंदर में जाने के बाद वहाँ पे मेमरी ग्लैंड के अंदर में इन्फेक्शन कॉज करता है। सक्सेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व एंड सेवेरिटी ऑफ द डिजीज एंड एक्सटेंड ऑफ फाइब्रोसिस। कितना ज़्यादा तेजी से ट्रीट कैनाल को या वेन को या उस टिश्यू को ब्रेक करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा लॉस होगा या कितना ज़्यादा इन्फेक्शन का एक्सटेंट है। कंप्लीट रिकवरी विद फ्रीडम फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन। कोई भी डिजीज है अगर रिसेंटली पता चल जाए, मतलब जस्ट अभी हुआ है उसी समय पता चल जाए, उस बीमारी से कंप्लीट रिकवरी किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ सम एंटीबायोटिक्स और सम मेडिसिन। उसके लिए ड्रग्स जो यूज करते हैं, एक्रीफ्लेविन यूज करते हैं, ग्रेमिसाइडिन यूज करते हैं, टायरोथ्रिसिन यूज करते हैं, have now ceased to be used and have given place to more effective drugs। आज के डेट में सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन पहले यूज किया जाता था ये सारा ड्रग, एक्रीफ्लेविन, ग्रेमिसाइड और थायरोथ्रिसिन। बट आज के डेट में जो सबसे कॉमन मेडिसिन है मास्टाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, सल्फोनामाइड है, पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। लास्ट डिजीज है रिंगवर्म। इतना सारा जो भी हम डिजीज डिस्कस किए वो सारा बैक्टीरियल और वायरल डिजीज था। एक फंगल डिजीज को भी डिस्कस कर लेते हैं जो जिसको बोलते हैं रिंगवर्म। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस स्किन डिजीज। ये सब ज़्यादातर काऊ, बफेलो और कैटल्स के बॉडी में देखने को मिलता है। एक स्किन डिजीज है, एक इट इज कॉज्ड बाय फंगस एंड ट्रांसमिसिबल टू मैन। ये मैन के द्वारा, मैन में भी, कैटल से मैन में भी ट्रांसफर होता है। रिंगवर्म जैसे रिंगार्ड यूज करते हो, सबको पता है कि रिंगवर्म क्या होता है। इट इज typically the disease appears as crusty gray patches usually in the region of head and neck and particularly around the eyes। पहले गाय के या भैंस के नेक रीजन में, हेड रीजन में और आई रीजन में एक छोटा छोटा पैच बन जाता है जो कि फंजाई का स्टोर हाउस रहता है, और वहीं से आदमी में भी ट्रांसमिट होता है और हम लोग परेशान रहते हैं। एज ए फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल द डिजीज इट इज रिकमेंडेड दैट whenever possible affected animals should be segregated and their pens and stalls cleaned or disinfected। किसी भी कैटल्स को अगर कोई डिजीज होता है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको आइसोलेशन में रखा जाए, मीन्स दूसरे जानवर को या दूसरे कैटल्स को उसमें उसके कांटेक्ट में नहीं आने दिया, जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। क्लीन कैटल व्हिच हैव बीन इन कांटेक्ट विद द डिजीज शुड बी वॉच्ड क्लोजली। जो क्लीन कैटल है जिसको डिजीज नहीं हुआ, उसको भी हमको बहुत क्लोजली वॉच करना रहता है, कहीं उसमें तो सिम्टम नहीं आ रहा, उसमें तो फंगल वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा, और कहीं भी लेजेंस होता है तो उसको भी पॉपुलेशन से हटा करके अलग रखते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए फंगल डिजीज के लिए जो फंजीसाइड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, हाई लेवल ऑफ विटामिन ए देते हैं, कॉपर जिंक देते हैं, इससे भी कंट्रोल हो जाता है। विच हेल्प टू रेज द रेसिस्टेंस। ये जनरली रेसिस्टेंस पावर के चलते होता है। अगर किसी भी एनिमल्स का रेसिस्टेंस पावर, इम्यून पावर कम हो गया, तभी रिंगवर्म टाइप का डिजीज होता है। कॉन्टेक्ट योर वेट एंड फीड स्टोर योर प्रोडक्ट्स टू ट्रीट डिजीज। जो भी फीड स्टोर है वहाँ पे भी हम प्रॉपर सप्लीमेंट कर देते हैं विटामिन से का या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का,
तो भी हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग ए वर्मर लाइक एक रिंग गार्ड टाइप का एनिमल के लिए भी आता है जिसको हम बोलते हैं लेवोमेक, विल किल द लाइस एंड प्रिवेंट कैटल फ्रॉम स्क्रैचिंग कॉजिंग स्किन डैमेज। तो ये लेवोमेक का यूज करके हम रिंग गार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एनिमल डिजीज ऑफ द प्लांट, एनिमल डिजीज एंड देयर सिम्टम्स एंड देयर कंट्रोल। इस तरह से इस वीडियो में हम बात कर लिए पूरे फार्म एनिमल्स का जो माइक्रोबियल डिजीज है उसके बारे में, बैक्टीरियल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट के बारे में, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मैकेनिज्म के बारे में, वायरल बैक्टीरियल और फंगल पेस्टिसाइड्स के बारे में, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में और बायोडिग्रेडेशन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख के पूछ सकते हैं और या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।